सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अ वॉक अमॉन्ग टॉम्बस्टोन्स के बारे में। यह कहानी है एक प्राइवेट डिटेक्टिव की, जिसके पास एक आदमी आता है और बताता है कि कुछ समय पहले उसकी पत्नी को कुछ गुंडों ने किडनैप किया था और उससे फिरौती मांगा। उसने फिरौती के पैसे दे भी दिए, फिर भी गुंडों ने उसकी पत्नी को मार दिया। अब वो चाहता है कि यह डिटेक्टिव सच्चाई को बाहर लेकर के आए। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने न्यूयॉर्क शहर का दृश्य आता है और ये वक्त है 1991 का। हम एक छोटे से कैफे को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी बैठा है जिसका नाम है मैथ्यू शडर। मैथ्यू एक डिटेक्टिव है। वो यहाँ पर कॉफी पीते हुए अखबार पढ़ रहा होता है। तभी इस कैफे में दो चोर आते हैं और वो बाहर के आदमी को कहते हैं कि वो सारी चीज़ों को उनके हवाले कर दे और जितने भी पैसे हैं दे दे। जब वो आदमी मना करता है तब वो लोग उसे गोली मार देते हैं। गोली की आवाज़ सुनने के बाद अब मैथ्यू भी अलर्ट हो जाता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और भागते हुए आता है बाहर। उसे एक आदमी नजर आ जाता है, तब वो उसे मार देता है। जब ये चीज़ दूसरे आदमी को नजर आती है वो भागना शुरू कर देता है, मगर उसके पीछे पीछे अब मैथ्यू भी भाग रहा है। कुछ देर के बाद वो आदमी आता है सीढ़ियों पे। जैसे ही मैथ्यू का निशाना बैठता है वो उसे भी गोली मार देता है। उसने दोनों का खात्मा कर दिया और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। फिर हमारे सामने आता है 1999 का दृश्य। हम फिर से मैथ्यू को देखते हैं कैफे में बैठ करके अखबार पढ़ते हुए। तभी उसके सामने आकर के एक आदमी बैठता है जिसका नाम है पीटर। पीटर मैथ्यू को कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक डिटेक्टिव हो। मेरा भाई किसी मुसीबत में फंसा हुआ है और मुझे खुल के सारी चीजें नहीं बता रहा। उसका नाम है केनी। मैं चाहता हूँ कि एक बार चल करके तुम उससे मिलो। तब उसकी मदद के लिए मैथ्यू पहुंच जाता है केनी के पास। केनी उसे बताता है कि गुंडों ने मेरी वाइफ को किडनैप किया था। फिर उन लोगों ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उन्हें पैसे दे भी दिए, फिर भी उन लोगों ने मेरी पत्नी को मार दिया। मैं उन सबको सजा दिलवाना चाहता हूँ। क्या तुम उन्हें ढूंढ सकते हो? इन बातों को सुनने के बाद मैथ्यू अब केनी से सवाल जवाब करना शुरू करता है कि आखिर वो क्या काम करता है और किन लोगों पे उसे शक है। बातों ही बातों में मैथ्यू को यह बात पता लग जाती है कि केनी एक ड्रग डीलर है। वो कोई आम आदमी नहीं है और ऐसे लोगों के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। इसीलिए वो केस लेने से मना करके चला जाता है। मगर कुछ समय के बाद जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि केनी उसके दरवाजे के सामने ही बैठा हुआ है। वो मैथ्यू से कहता है कि अगर दुनिया में मैं किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था तो मेरी पत्नी कैरी ही थी। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। एक दिन केनी के पास कॉल आता है और गुंडे उसे बताते हैं कि हमारे पास तुम्हारी पत्नी कैरी है। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो हमें $1 मिलियन चाहिए। तब केनी घबरा जाता है और कहता है कि इतने सारे पैसे मेरे पास नहीं है, अभी मेरे पास सिर्फ $4 लाख हैं। तब किडनैपर कहते हैं कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, हम तुम्हें एक एड्रेस भेज रहे हैं। वहाँ पर एक गाड़ी में ला करके पैसों को छोड़ देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भूल जाओ अपनी पत्नी के बारे में। तब केनी मान जाता है। वो लोग पूरी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसे अपनी गाड़ी को कहाँ पे रोकना है और वहाँ से पैदल चल के कहाँ जाना है, और जिस जगह पे वो जाएगा वहाँ पर कुछ समय रुकने के बाद उसे वापस आना है। केनी बिल्कुल ऐसा ही करता है। जैसे ही वापस आता है अपनी गाड़ी के पास, बगल का फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाने के बाद वो लोग बताते हैं कि हमें पैसे मिल गए, तुम्हें थोड़ी दूरी पर एक कार नजर आएगी, उसके डिक्की को खोलो, अंदर तुम्हारी पत्नी है। तब केनी जा करके डिक्की को खोलता है। वो देखता है कि हर तरफ खून के धब्बे हैं और छोटे छोटे बहुत सारे पैकेजेस हैं। तब उसे एहसास होता है कि उन लोगों ने उसके पत्नी के पूरे शरीर को काट दिया और सारे अंगों को इन पैकेजेस में भरा हुआ है। इस दृश्य को देखने के बाद केनी अंदर से टूट जाता है। वो सारी बातें अब मैथ्यू को बता चुका है। उसके साथ साथ वो एक टेप रिकॉर्डर छोड़ करके निकलता है। उसके जाने के बाद जब मैथ्यू टेप रिकॉर्डर को प्ले करता है तब उसे कैरी की चीखें सुनाई पड़ती हैं। गुंडों ने इस चीज को तब रिकॉर्ड किया था जब वो उसे काट रहे थे। वो दर्द से कराह रही है। ये दर्द इतना भयानक होता है कि मैथ्यू पूरी रिकॉर्डिंग को भी नहीं सुन पाता। फिर अंत में वो निश्चय करता है कि वो इस केस को सुलझाएगा। अगले ही दिन से वो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर देता है। सबसे पहले वो उस जगह पे जाता है जहाँ से कैरी किडनैप हुई थी। अगल बगल में बहुत सारी दुकानें हैं। जब वो पहले दुकानदार से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि मैं कैरी को पहले से जानता था। जिस दिन वो किडनैप हुई उस दिन मैंने बाहर आकर के देखा कि एक वैन खड़ी है और 2 लोग यूनिफॉर्म में खड़े हैं। इन सारी जानकारियों को मैथ्यू नोट कर लेता है। फिर वो जाता है दूसरे दुकान में। दूसरे लोग अपने पर्सपेक्टिव से कहानी को बताते हैं, मगर सब लोग एक ही बात कहते हैं कि सबने वैन को देखा था और 2 लोगों को। मैथ्यू अब सीधा पहुंचता है कैफे में और वहाँ पे इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता है, मगर उसे इंटरनेट चलाना नहीं आता। तभी उसे एक लड़का नजर आता है जिसका नाम है टीजे। वो उससे मदद मांगता है। टीजे सारे के सारे पुराने आर्टिकल्स निकालने लगता है सिमिलर केसेस के। तब उसे पता लगता है कि 2 और विक्टिम्स थे जिनका नाम था मैरी और लीला। लीला की लाश 2 दिन पहले ही मिली है और लीला का एक पैर मिला था कूड़ेदान में और बाकी बॉडी कहीं और मिली थी। यानी कि इन सारे केसेस में सिमिलैरिटीज है। कोई एक ही ग्रुप है
जो इन सबको किडनैप कर रहा है और इन्हें बड़ी ही बेरहमी से इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार रहा है। जब वो लीला का केस निकालता है, उसे पता लगता है कि जितने भी लोगों ने गवाही दी थी, सबने एक ही बात बोला था कि उन लोगों ने एक ब्लू वैन को देखा था जिसमें वो लोग लीला को किडनैप करके लेकर के गए थे। रिपोर्ट से उसे पता लगता है कि लीला की बाकी बॉडी मिली थी एक कब्रिस्तान के तालाब में। सीधा मैथ्यू वहां पे पहुंच जाता है। तभी यहाँ का गार्ड आता है जिसका नाम है जोन्स। मैथ्यू उससे पूछता है कि तुम्हें क्या पता है इस केस के बारे में, लीला की जब बॉडी यहाँ पर मिली तब तुम कहाँ पे थे? तब जोन्स कोई भी सही जवाब नहीं देता। यहाँ पर मैथ्यू को पहली बार जोन्स पे शक होता है कि शायद ये लड़का कुछ न कुछ तो जानता है या कुछ छुपा रहा है। वो इंतजार करने लगता है उसके घर जाने का। जोन्स जब घर जाता है तब मैथ्यू उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर के बाद मैथ्यू को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वो रुक करके उसे पकड़ लेता है। शक्ल देखने के बाद उसे पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि टीजे है, वही लड़का जिसने इंटरनेट कैफे में उसकी मदद की थी। उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? टीजे कहता है कि मुझे भी एक डिटेक्टिव बनना है और मैं इस केस को सुलझाना चाहता हूँ। मैथ्यू से समझा बुझा के कहता है कि तुम घर जाओ, अभी तुम बहुत बच्चे हो, तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तब टीजे चला जाता है घर। इसी बीच मैथ्यू लीला की फाइल को दोबारा देखता है, जिससे उसे पता लगता है कि लीला का एक मंगेतर भी हुआ करता था जो अभी यहीं पर है। जब वो एड्रेस देखता है तब उसे याद आता है कि जोन्स जिस बिल्डिंग के अंदर गया है, लीला का मंगेतर भी यहीं पर रहता है जिसका नाम है रूबेन। मैथ्यू सीधा पहुंचता है अब रूबेन के पास और उससे पूछताछ करने लगता है और कहता है कि आखिरी चीज तुम्हें क्या याद है? रूबेन कहता है कि जब किडनैप हुई लीला, उस दिन हम एक कॉफी शॉप में मिलने वाले थे। मैं कॉफी शॉप के अंदर ही बैठा हुआ था, तभी मेरी नजर पड़ी लीला पे, लेकिन लीला मेरे पास आती उससे पहले 2 लोग बाहर आए एक ब्लू वैन से और उन लोगों ने लीला को अंदर बंद कर दिया और खुद भी अंदर चले गए। तब मैंने देखा कि उन 2 लोगों के अलावा एक और इंसान है उस वैन में जो ड्राइवर है। मैं कुछ कर पाता उससे पहले वो लोग लीला को लेकर के भाग गए। मैथ्यू इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद पूछता है कि तुम क्या करते हो? बातों ही बातों में उसे एहसास होता है कि रूबेन भी ड्रग के धंधे में है, यानी ये एक चीज़ कॉमन है केनी और रूबेन में। तभी मैथ्यू बाहर देखता है और उसे नजर आता है कि जोन्स अभी अभी बाहर निकला है बिल्डिंग से, यानी कि ये बिल्कुल सही मौका है जब मैथ्यू जा सकता है जोन्स के कमरे में। वो जाने लगता है छत की तरफ और जोन्स जा रहा है बाहर। तभी जोन्स देख लेता है मैथ्यू को, उसे भी शक होता है। वो चला आता है वापस, लेकिन अभी भी मैथ्यू उसके कमरे के अंदर है। वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में उसे लीला नजर आती है, यानी कि जोन्स लीला पे नजर रखता था। लीला जब भी यहाँ पर रूबेन के घर पे आती थी और बालकनी में पहुंचती थी तब जोन्स उसकी तस्वीरें खींचता था। तभी मैथ्यू देखता है कि जोन्स दरवाजे पे खड़ा है और उसके हाथ में एक चाकू भी है। मैथ्यू उसे शांत करवाता है और कहता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मैंने पूरी जिंदगी चोरों से लड़ाई की है, मैं एक से एक खतरनाक लोगों से लड़ा हूँ, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। अगर तुम चाकू लेकर के मेरी तरफ बढ़ोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा और मेरे ऊपर कोई केस नहीं होगा। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि चाकू को नीचे रखो, हम पहले बात करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। तब जोन्स भी इस बात को समझता है और चाकू को नीचे रख देता है। तब मैथ्यू उससे कहता है कि अब मुझे पूरी बात बताओ। तब जोन्स कहता है कि मैं हमेशा से लीला को पसंद किया करता था, मैं उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन लीला पसंद करती थी रूबेन को जो ड्रग का कारोबार करता है। रूबेन ने उसे भी नशे का आदी बना दिया, वो लोग दिन भर नशे में चूर रहते थे। तभी मेरी मुलाकात 2 लोगों से हुई जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स थी जिन पे DEA का मुहर भी लगा हुआ था। तब मैंने उन्हें रूबेन और लीला के बारे में सब कुछ बता दिया ताकि लीला सुरक्षित रहे और वो नशे का काम छोड़ दे, जितना हो सके वो रूबेन से दूर हो जाए। जब मैंने उन दोनों को सारी जानकारियां दी तब उन लोगों ने नज़र रखना शुरू कर दिया रूबेन और लीला पे। बहुत दिनों तक नज़र रखा, फिर कहा कि हम लीला को उठाएंगे। मैं भी मान गया कि अगर वो लोग लीला को किडनैप करते हैं तब वो रूबेन से दूर हो जाएगी और उसकी आगे की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। जिस दिन वो किडनैप हुई उस दिन मैं ही गाड़ी को चला रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे पता लगा कि ये दोनों इंसान साइको हैं। मैं वैन चला रहा था और पीछे वो लोग लीला को टॉर्चर कर रहे थे। लीला चिल्ला रही थी मगर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब मुझे समझ में आया कि इन लोगों को लड़कियों को टॉर्चर करने में मजा आता है, लेकिन मुझे पता था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं लीला की चीखें भी नहीं सुन पा रहा था। तब मैंने वैन को रोका और मैं भाग गया। इतना कहने के बाद वो कहता है कि उन 2 लोगों में से एक का नाम रे है। अब जोन्स बहुत ही ज्यादा गिल्ट में है, इसीलिए वो कूद जाता है छत से नीचे अपनी जान देने के लिए। तभी दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो अपने पार्टनर के साथ है जिसका नाम है एल्बर्ट। ये लोग अपने अगले टारगेट को ढूंढ रहे हैं और इनका अगला टारगेट एक ड्रग लॉर्ड की बेटी है जिसका नाम है लूशिया और उस ड्रग लॉर्ड का नाम है यूरी। वहीं दूसरी तरफ हम मैथ्यू को देखते हैं जिसकी रिसर्च अधूरी रह गई क्योंकि जोन्स ने अपनी जान दे दी, उसने पूरी जानकारी नहीं बताई।
लेकिन अभी भी मैथ्यू के पास एक नाम है और वो नाम है मैरी। मैरी को भी मारा गया था। अब हर तरफ वो मैरी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके हाथ और भी सुराग लगे। वो सबसे पहले एक दुकानदार के पास जाता है और उससे बहुत सारे सवाल पूछता है। दुकानदार एड्रेस बता देता है मैरी का, मगर कहीं ना कहीं अब शक हो रहा है मैथ्यू को इस दुकानदार पे। वो जैसे ही मैरी के घर के अंदर दाखिल होता है, वो दुकानदार अपने बेटे के साथ आकर के उसे पीटने लगता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि इसके बारे में पूछताछ मत करो, लेकिन तुम मेरे ऊपर ही शक कर रहे थे। मैंने मैरी को नहीं मारा है। मैरी एक पुलिस वाली थी और इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके वो ड्रग का कारोबार करती थी हमारे साथ। उसे मारने में हमारा कोई फ़ायदा नहीं था। इतना कह के वो चले जाते हैं। तब मैथ्यू को पहली बार पता लगता है कि मैरी एक पुलिस वाली थी। वहाँ से लौटने के बाद मैथ्यू जैसे ही घर आता है, उसकी मुलाकात होती है पीटर से। तब वो उससे बात करने लगता है। इसी बीच उसकी नज़र पड़ती है एक वैन पे जिसपे लिखा है ईस्ट विलेज प्लम्बिंग। उसे शक होता है। वो तुरंत कॉल करता है और पता लगाता है ऐसी कंपनी के बारे में। सामने से वो लोग बताते हैं कि ऐसी कोई कंपनी यहाँ पे नहीं है और अगल बगल में भी नहीं है। तब कहीं ना कहीं अब मैथ्यू को शक होने लगता है इन लोगों पे कि हो ना हो यही लोग किडनैपर हैं। इसी बीच मैथ्यू की मुलाकात टीजे से होती है। उसे टीजे पे शक होता है कि रात को वो बाहर क्या कर रहा है। तब वो उसका बैग चेक करता है। बैग के अंदर उसे एक बंदूक नजर आती है। तब वो टीजे को आगाह करता है कि ये चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। तुम इसे जहाँ से ले करके आए हो वहीं ले जा करके फेंक दो। इतना कह के वो आ जाता है घर। मगर अगले दिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वो रुकता है और मारना शुरू कर देता है उस आदमी को। मगर इसी बीच कुछ और लोग आकर के उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं और बैठा लेते हैं एक वैन में। तब मैथ्यू को पता लगता है कि ये सारे के सारे लोग FBI एजेंट्स हैं। वो बताते हैं कि जिस वैन को तुमने देखा था वो वैन हमारा था। जब तुमने उसके बारे में पूछताछ किया तब हमें तुम पे शक होने लगा, लेकिन इसी बीच हमने तुम्हारी फाइल देखी। हमें पता लगा कि तुम पहले पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव हुआ करते थे। रिटायर होने के बाद तुम प्राइवेट डिटेक्टिव बन गए हो। जितना हो सके हमसे दूर रहो, हमारा काम हमें करने दो। इतना कह के वो उसे छोड़ के चले जाते हैं। तब मैथ्यू सीधा आता है पीटर के घर पे। वो देखता है कि यहाँ पर कैरी की बहुत सारी न्यूड पेंटिंग्स हैं। तब वो उससे बात करता है। कैरी बताता है कि मैं अपने भाई से बहुत जलता था और मुझे उसके ऊपर गुस्सा भी आता था क्योंकि वो ड्रग का कारोबार कर रहा था जो कि गलत है। तब मैंने ये सारी बातें बता दी एक DEA एजेंट को। मैथ्यू कहता है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उनके डेटाबेस में तुम्हारे भाई की जानकारी गई, उन किडनैपर्स ने उस जानकारी को चुरा लिया और वो तुम्हारे भाई के पीछे आए और कैरी को किडनैप कर लिया। यही सच्चाई है। यह केस बहुत ही हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। मैं जल्दी ही तुम्हारे भाई के सारे पैसे लौटा दूंगा। इस केस को मैं छोड़ रहा हूँ। दूसरी तरफ हम रे और एल्बर्ट को देखते हैं जो रात को आते हैं यूरी के घर। सबसे पहले वो उसके कुत्ते को बेहोश करते हैं। उसके बाद लूशिया को बेहोश करके लेकर के गायब हो जाते हैं। अगली सुबह मैथ्यू आता है केनी के घर पे बताने के लिए कि वो केस छोड़ चुका है। वो उसे पैसे देने आया है। तभी उसकी नज़र पड़ती है पीटर पे। पीटर कहता है कि केनी यहाँ पे नहीं है, वो अपने दोस्त के घर पे गया है। उसकी भी बेटी किडनैप हो गई। तब ये दोनों आते हैं यूरी के घर पे। यूरी बताता है कि मुझे लगता है कि ये वही किडनैपर्स हैं जिन लोगों ने कैरी को किडनैप किया था। इनकी बातें चली रही होती है तभी वो लोग फ़ोन कर देते हैं। इस चीज़ को देखने के बाद यूरी कहता है कि मेरी मदद करो। वो मैथ्यू की तरफ देखता है। जैसे यूरी फ़ोन उठाता है वो लोग पैसे मांगने लगते हैं। तब मैथ्यू फ़ोन लेता है और कहता है कि तुम लोगों को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन लूशिया को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सारे लोग अब पैसों के अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। हर तरफ से ये लोग पैसे ले रहे हैं। तभी मैथ्यू कॉल करता है टीजे को और उसे बताता है कि तुम्हें मेरे अपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक अलमारी है। अलमारी खोलना, तुम्हें एक डब्बा दिखेगा। उस डब्बे को लेकर के सीधा बाहर आना। जैसे ही तुम्हें पीटर दिखाई दे उसके साथ मेरे पास आ जाना। इसी बीच रे कॉल करता है इनके घर पे। तब मैथ्यू फ़ोन उठाता है। रे कहता है कि हमें पैसा अभी चाहिए। मैथ्यू कहता है कि तुम्हें पैसा मिल जाएगा, लेकिन पहले इस बात की पुष्टि करो कि लूशिया अभी भी जिंदा है, क्योंकि अब हमें तुम पे भरोसा नहीं है। तुम पहले भी कैरी को मार चुके हो। रे कहता है कि हमने कैरी को इसलिए मारा क्योंकि केनी पैसे कम करवाने की कोशिश कर रहा था, वरना ऐसे हम किसी को नहीं मारते। मैथ्यू कहता है कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। लूशिया से पूछो कि उसके पुराने कुत्ते का क्या नाम है। अगर लूशिया जिंदा है तो सही जवाब देगी। अगर वो जिंदा है तो हम पैसे लेकर के आएंगे, वरना नहीं। तब रे सही जवाब देता है और इस बात को सुनने के बाद मैथ्यू के जान में जान आती है, यानी कि लूशिया अभी भी जिंदा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर टीजे भी बॉक्स लेकर के आ जाता है। तभी रे कॉल करके बताता है कि इन्हें कहाँ पे आना है। वो रात के अंधेरे में इन्हें बुलाता है कब्रिस्तान में और मैथ्यू को कहता है कि तुम्हें अकेले आना पड़ेगा। मैथ्यू भी मान जाता है, मगर वहाँ जाने से पहले ये लोग पूरी प्लानिंग करते हैं। मैथ्यू सबको लेकर के आ जाता है कब्रिस्तान में
वो पीटर को दूर खड़ा कर देता है एक बंदूक लेकर के, ताकि जैसे ही डील पूरी हो वो मार गिराए दोनों किडनैपर्स को। धीरे धीरे मैथ्यू आगे बढ़ रहा है पैसे लेकर के। तभी उसे रे और एल्बर्ट नजर आ जाते हैं। एल्बर्ट ने चाकू तान करके रखा है लूसिया पे। जैसे ही मैथ्यू पैसे देता है वो लोग रिहा कर देते हैं लूसिया को। तभी मैथ्यू की नजर पड़ती है लूसिया की उंगलियों पे। उसकी 2 उंगलियों को काट दिया गया है। वो जब रे की तरफ देखता है तो रे कहता है कि ये चीज मैंने डील होने से पहले ही कर दिया था। डील होने के बाद मैंने इसे कोई चोट नहीं पहुंचाया। तब मैथ्यू यूरी को कहता है कि वो अपनी बेटी को लेकर के जाए। जैसे ही वो दूर जाता है एल्बर्ट को पता लग जाता है कि ये सारे पैसे नकली हैं। लेकिन अब मैथ्यू ने बंदूक निकाल ली है। वो सीधा गोली मारता है रे को, मगर रे ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन करके रखा था। वो अभी भी ठीक है, मगर अब चारों तरफ से गोलियां चल रही है। एल्बर्ट भी इन पर गोलियां चलाने लगता है। पीटर भी दूर से गोली चला रहा है। रे भाग करके जाता है वैन की तरफ और मैथ्यू गोलियां बरसाते रहता है। रे बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है, मगर जाते जाते उन लोगों ने पीटर को मार दिया। सब लोग आकर के बैठ जाते हैं वैन में। इनके साथ कैनी भी है। तभी मैथ्यू देखता है कि टीजे इनके वैन में नहीं है। जब वो टीजे को कॉल करता है तो टीजे बताता है कि मैं उनके वैन में छुप गया था ताकि उनकी लोकेशन तुम लोगों को बता सकूं। मुझे पता है ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मुझे ट्रैक करना शुरू करो। दूसरी तरफ एल्बर्ट जैसे ही घर पहुंचता है वो रे को मार देता है, क्योंकि रे अब घायल हो चुका है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसी बीच अब मैथ्यू भी घर के अंदर दाखिल हो जाता है केनी के साथ। अंदर आते ही वह अरेस्ट करता है एल्बर्ट को और उसे हथकड़ी लगा देता है। फिर वो कहता है कि हमें टीजे को पहले घर भेजना पड़ेगा। वो बाहर आता है और टीजे को टैक्सी में बैठाने लगता है। दूसरी तरफ हम केनी को देखते हैं जो नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा है ताकि वो रे की लाश देख सके। लेकिन इसी वक्त एल्बर्ट अपने आप को आज़ाद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैथ्यू अंदर आता है उसे हर तरह खून के धब्बे नजर आते हैं। बेसमेंट में आने के बाद वो देखता है कि केनी की भी लाश पड़ी हुई है। तभी पीछे से एल्बर्ट आकर के उसे मारने लगता है। उसके हाथ में एक नुकीली वायर है जिससे वो गला घोंटने की कोशिश कर रहा है मैथ्यू का। तब मैथ्यू पलटवार करता है। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती है, लेकिन अंत में मैथ्यू पकड़ लेता है एल्बर्ट को। वो सिर्फ उसे गिरफ्तार करना चाह रहा था, लेकिन एल्बर्ट जब जबरदस्ती करता है तब वो सीधा भेजे में गोली मारता है उसके। उसने इस पूरे केस को सॉल्व कर दिया। जितने भी गुनहगार थे सारे के सारे मारे गए। वो यहाँ से निकल करके सीधा आता है अपने घर पे तो देखता है कि टीजे उसी के सोफे पे सो रहा है और उसके बगल में एक ड्राइंग पड़ी है। जब वो ड्राइंग को देखता है तो अपने आप को पाता है कि टीजे ने उसे एक सुपर हीरो की तरह ड्रॉ किया है। इस चीज़ को देखने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है कि इस बच्चे की नज़र में वो एक सुपर हीरो है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।